नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 2 मार्च 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPOSI एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम जैसे UP PCS, राजस्थान PCS, बिहार PCS, MP PCS, इस तरह की परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है मॉब कंट्रोल व्हीकल, जिसे MCV कहेंगे, will be dealt with the stones strong armor will be made by the security forces। तो दोस्तों सुरक्षा बलों के लिए एक मजबूत कवच का काम करेगा यह मॉब कंट्रोल व्हीकल। तो यह किसने बनाया है ये ध्यान रखिएगा। तो दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMERI, दुर्गापुर ने इसे बनाया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर CMERI ने यह MCV बनाया है, यानी मॉब कंट्रोल व्हीकल। ये आप देख सकते हैं हरियाणा के गुरुग्राम में 28 जनवरी को MCV का प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर CRPF के IG, DIG सब लोग थे और सब लोगों ने इस वाहन की सराहना की। दोस्तों MCV अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसे सुरक्षात्मक तरीके से अभेद दुर्ग की तरह बनाने की कोशिश की गई है। इसमें आसानी से तो यह न पलट सकेगी, न इस पर आग का असर होगा, न इस पर पथराव का असर होगा। इसमें बैठे जवान पर इसका कोई असर नहीं होगा और इसमें लगे कैमरे उपद्रव के समय तस्वीरें भी खींचते रहेंगे, जिनके सहारे उपद्रवियों पर कार्रवाई भी आसानी से हो सकेगी। और यह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस दुर्ग में करीब 8 जवान बैठ सकेंगे। यह इसकी विशेषता है। तो दोस्तों याद रखना इसे किसने बनाया है। अब बढ़ते हैं, सेकंड न्यूज है PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट मैरी टाइम इंडिया समिट 2021। आज ही उन्होंने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ किया। और दोस्तों यह 3 दिवसीय यानी 2 से 4 मार्च तक चलेगी और यह शिखर सम्मेलन अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक रोड मैप की संकल्पना करेगा, यानी भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्य करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत की जो स्थिति है इंडियन ओशियन में, अगर बात किया जाए, देखिए इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन को रत्न गर्भा कहा जाता है, यानी स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जा रहा है। तो विश्व की जो ललचाई निगाहें हैं इसी हिंद महासागर की ओर देख रही हैं। तो ऐसे में भारत की जो स्थिति है हिंद महासागर में, 3 ओर से भारत जो है हिंद महासागर की ओर देखता है, यानी हिंद महासागर में सबसे अच्छी स्थिति यानी 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा लेकर के बैठा है भारत। तो सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा भारत इंडियन ओशियन यानी जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर की भू राजनीति के लिए बेहद ही अच्छा देश माना जाता है। यही कारण है कि विश्व के सभी देश भारत से संबंध रखना चाहते हैं। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रख्यात वक्ताओं के लोग भाग ले रहे हैं। भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापार अवसर और निवेश तलाश करने की संभावना भी दिख रही है। दोस्तों इसका जो साझीदार देश है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन सकता है कि पार्टनर कंट्री कौन है, तो वो है डेनमार्क है। और डेनमार्क दोस्तों यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। तो PM मोदी ने कहा है कि हम बंदरगाहों को तटीय आर्थिक क्षेत्रों, पोस्ट बेस्ड स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पार्कों के साथ जोड़ रहे हैं। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, बंदरगाहों के नज़दीक दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। दोस्तों यह जो है सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2016 में सरकार ने बंदरगाहों से जुड़े विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें 6 लाख करोड़ रुपए की लागत से 574 से अधिक प्रोजेक्ट शुरू किए जा चुके हैं। अच्छा ध्यान रखेंगे कि हमारे जो बड़े
बंदरगाह हैं, जैसे कांडला पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट हो गया, नावा सेवा पोर्ट हो गया, मर्मुगांव हो गया, मंगलौर पोर्ट हो गया, कोचीन पोर्ट हो गया, तूतीकोरिन पोर्ट जिसका नाम ओवी चिदम्बरनार है, चेन्नई पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये इस बड़े बंदरगाह, इसके साथ साथ छोटे छोटे बंदरगाहों के विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि विदेशों से हम आयात और निर्यात अच्छी तरीके से कर सकें। इस तरह से मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि 2014 में देश के बड़े बंदरगाहों की क्षमता 870 मिलियन टन सालाना थी, जो अब बढ़कर 1550 मिलियन टन हो गई है। इससे सिर्फ हमारे बंदरगाहों का बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी के विकास में भी मदद होगा। और दोस्तों, भारत दुनिया की एक लीडिंग ब्लू इकोनॉमी बनने के लिए गंभीर है। हमारे देश की सरकार इस पर लगातार प्रयासरत है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार 2030 तक 23 जल मार्गों को शुरू करने का भी लक्ष्य रखा है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। इजराइल लॉन्च्ड ए मिसाइल अटैक ऑन सीरिया। सीरिया पर उसने अटैक कर दिया है। किसने? इजराइल ने। छोटा सा देश है लेकिन उसकी आधुनिक तकनीक बहुत ही बेहद खूबसूरत है। एक तरफ ईरान अमेरिका वार्ता की पेशकश चल रही है, दूसरी तरफ ईरान समर्थित सीरियाई इलाकों पर मिसाइल हमले तेज हो रहे हैं। तो पिछले दिनों अमेरिकी हवाई हमलों के बाद इजराइल ने भी सीरियाई क्षेत्र में मिसाइल हमले किए। हालांकि सीरिया के मुताबिक उसकी वायुसेना, राजधानी क्या है सीरिया की? दमिश्क है, और दक्षिणी उपनगरीय क्षेत्रों तक सक्रिय रहे। इस कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इजराइल का यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका ने सीरिया में इराकी सीमा के पास ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे। तो हमले का कहना था कि उनसे यह हमला इराक में रॉकेट हमले के दौरान अमेरिकी ठेकेदार की मृत्यु के प्रतिक्रिया स्वरूप यह लिया गया था। दोस्तों, इजराइल के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने पिछले सप्ताह ओमान की खाड़ी कहाँ है? तो ईरान ओमान जो अब अगर आगे बढ़ते हैं, हार्मुज जल संधि है तो ईरान और ओमान को अलग करता है। तो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी वहाँ पर है, मैप में देखेंगे तो ओमान की खाड़ी में इजरायली स्वामित्व वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था। तो नेतन्याहू ने इसे ईरानी कृत्य बताते हुए कहा कि ईरान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और हम उसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पूरे क्षेत्र में हमले कर रहे हैं। जिस जहाज पर धमाका हुआ था उसे ईरानी करतूत बताया गया था। दोस्तों, सीरिया का स्थिति इस समय बहुत ही नाजुक है। यहाँ पर उमर अल बशर की सरकार है और ये देख रहे हैं ना, टर्की स्पर्श कर रहा है, इराक स्पर्श कर रहा है, जॉर्डन स्पर्श कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। लेबनान जिसकी राजधानी बेरूत है, ध्यान रखने हैं, टर्की की राजधानी अंकारा है, इराक की बगदाद है, जॉर्डन की अम्मान है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, और लेबनान की बेरूत है, और भूमध्य सागर को भी स्पर्श करता है सीरिया। तो लगातार लगभग एक दशक से यह पूरी तरह से तबाह हो चुका है सीरिया। यहाँ पर आईएस नामक इस्लामिक संगठन ने भी तबाही मचा रखी है और गृह युद्ध से भी यह संघर्ष कर रहा है। और साथ साथ यहाँ पर जो है युवाओं में रोजगार को लेकर यहाँ से युद्ध शुरू हुआ था, गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब पूरा सीरिया एकदम से तहस नहस हो गया है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है कैमन आइलैंड इज ग्रे लिस्ट, यानी कैमन आइलैंड इन किस में चला गया है? ग्रे लिस्ट में। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी शॉक्ड, यानी दोस्तों इससे भारत को काफी नुकसान होगा, क्योंकि भारतवंशी लोग भी यहाँ पर बहुत रहते हैं। देख रहे हैं ना, कैमन आइलैंड कहाँ है? इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। दोस्तों यहीं पर देख रहे हैं ना, क्यूबा है, ये हैती है, इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, यहीं जमैका है, इसकी राजधानी किंगस्टन है, और ये देख रहे हैं ना, छोटे छोटे उत्तरी अमेरिका में स्थित कैरेबियन सागर में स्थित देश है कैमन आइलैंड। दोस्तों ये मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी, बेलीज है इसकी राजधानी बेल्मोपेन है, होंडुरास है इसकी राजधानी ट्यूगासिगल्पा है, और निकारागुआ है इसकी राजधानी मानागुआ है, और यहीं पर पनामा है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है, और पनामा स्थल संधि से यह दक्षिण अमेरिका से
महाद्वीप से जुड़ता है। तो दोस्तों ये कैरेबियन सागर, यहाँ पर बहुत सारी आपदाएं आती हैं। यहाँ पर जो आती हैं जो चक्रवाती तूफान, उसको हरिकेन कहा जाता है, याद रखना। और ये मैक्सिको की खाड़ी में जो उठता है उसको टॉर्नेडो कहा जाता है, ये भी याद रखना। और यहीं से गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे जाती है और इसे गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ब्रिटेन का कंबल कहा जाता है दोस्तों। तो ये केमन आइलैंड को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और ये काम कौन करता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता है, यानी पिछले हफ्ते ग्रे सूची में डाल दिया है। तो FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो धन शोधन निरोधक मानक तय करता है। तो इसमें केमन के अलावा बुर्किनो फांसो, यह अफ्रीकन कंट्री है, मोरक्को, सेनेगल, ये सब अफ्रीकन कंट्री हैं। ध्यान रखेंगे, सेनेगल की डकार है राजधानी, मोरक्को की रबात है, इब्न बतूता यहीं से गया था, ध्यान रखेंगे। और बुर्किनो फांसो की राजधानी ओगाडोगाडू है, ध्यान रखेंगे। इसके तहत उस इलाके को तब तक गहन निगरानी में रखा जाता है जब तक कि वे तय समय सीमा में रणनीतिक कमियां दूर ना कर सकें। तो मॉरिशस को भी सूची में पिछले साल डाला गया था। दोस्तों मॉरिशस से भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। करीब 40% अनिवासी भारतीय और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे ज्यादा हम लोग वहां निवेश करते हैं और मॉरिशस हमारे यहाँ निवेश करता है। दोनों के बीच में संबंध बहुत, अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री मॉरिशस भी गए हुए थे। तो केमन द्वीप से भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को अतिरिक्त KYC की दरकार होगी और इन फंडों को उन सभी निवेशकों की अद्यतन लाभकारी स्वामित्व की जानकारी देनी होगी जिनके पास फंड की 10% से ज़्यादा होल्डिंग है, जबकि अभी यह सीमा 25% थी। तो इस तरह से भारत के लिए एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर नहीं है इसको ग्रे लिस्ट में डाल देने के बाद। तो केमन द्वीप के 339 FPI में से 80% से ज़्यादा को अभी सेबी ने कैटेगरी 2 में वर्गीकृत किया है और ग्रे सूची में शामिल होने के बाद इन फंडों के लिए कैटेगरी 1 में आना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यही समस्याएं दिख रही हैं। और दोस्तों थोड़ा सा जान लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में G7 देशों के समूह द्वारा की गई थी। FATF का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए उपायों की जांच करना। लेकिन 2001 में FATF ने अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए टेरर फंडिंग, मानव तस्करी से निपटने के प्रयासों को भी शामिल किया। यही कारण है कि पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में, चूंकि वह आतंकियों को फंडिंग करता है, यही कारण है कि उसे भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो दोस्तों ब्लैक लिस्ट और दो लिस्टें होती हैं, हाँ, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ये क्या होती है? तो कंट्रीज दैट सपोर्ट टेररिस्ट फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन द ब्लैक लिस्ट, यानी जो देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाता है। और ग्रे लिस्ट में, इस लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जो कि अपने देश के फाइनेंशियल सिस्टम को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं होने देते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यह 2 लिस्ट इसमें है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं समाचारों, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। मनप्रीत बोहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह जो है भारत के राजदूत, अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं, वे जल्द ही नया कार्यभार संभालेंगे। तो मनप्रीत बोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और बोहरा की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो मजबूती प्रदान, क्वाड का नाम सुना होगा दोस्तों। तो क्वाड में क्या है? इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। एक साथ उन लोगों ने एक्सरसाइज भी किया। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध काफी अच्छे माने जा रहे हैं। तो अब अगला है इंडियन इकोनॉमिस्ट लीगिया नोरोहोना अपॉइंटेड UN असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। दोस्तों
यहाँ संयुक्त राष्ट्र प्रमुख कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। ने भारतीय अर्थशास्त्री लिगिया नोरोन्हा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया है। तो नोरोन्हा अपने भारतीय सहयोगियों अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी का जगह लेंगी। नोरोन्हा एक अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने धारणीय विकास जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो 30 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने 2014 से नैरोबी में यूएनईपी के आर्थिक विभाग में बतौर निदेशक भी काम किया है। यूएनईपी से जुड़ने से पहले नोरोन्हा नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी में कार्यकारी निदेशक और संसाधन नियमन और वैश्विक सुरक्षा अनुभाग की निदेशक भी रह चुकी हैं। तो ये भी व्यक्तित्व है, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, जयदीप भटनागर टेक्स ओवर एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिसे पीआईबी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है आप लोगों के ज्ञान को बढ़ाने का, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक यह स्रोत है। तो जयदीप भटनागर पत्र सूचना कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। वो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो पहले दूरदर्शन में कॉमर्शियल सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग के प्रमुख रहे हैं। आकाशवाणी के प्रमुख पद पर रहे जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान निदेशक के पद से रिटायर हुए केएस धतवालिया का स्थान लेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। इस बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जीएसटी collection rise 7% in फरवरी टू ₹1.13 लाख करोड़। दोस्तों 7% की वृद्धि के साथ 1.13 लाख करोड़ रुपए हो गया है जीएसटी कलेक्शन, जो कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत को इंगित कर रहा है। तो भारत का जीएसटी संग्रह आंकड़ा जनवरी से कम रहा, हालांकि क्योंकि जनवरी में 1,19,875 करोड़ रुपए रहा था। तो इसमें केंद्रीय जीएसटी 21,092 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 27,273, कुल जीएसटी का हिस्सा 55,253 करोड़ रहा। वहीं सेस का हिस्सा 9,525 था। इसमें से 660 यानी 660 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर जुटाए गए हैं। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 5 माह से जीएसटी राजस्व संग्रह में सुधार का रुख दिख रहा है। तो फरवरी 2021 में जीएसटी संग्रह पिछले साल के समान महीने से 7% अधिक रहा है। और ये कहा गया है कि माह के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 15% ऊंचा रहा और घरेलू लेन देन के से राजस्व पिछले साल के समान महीने की तुलना में 5% अधिक रहा। और दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था कानून अनुच्छेद 279A में, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। मिनारीज विंस गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन मूवी, यानी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अपने नाम किया। किस फिल्म ने? कोरियाई प्रवासी परिवार की कहानी को दर्शाती हुई मिनारी फिल्म ने। हालांकि फिल्म को विदेशी फिल्म की श्रेणी में शामिल करने को लेकर काफी विवाद कंट्रोवर्सी हो गया था। तो ग्लोब्स का आयोजन करने वाली संस्था हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन को कई शख्सियतों की आलोचना का सामना करना पड़ा। और दोस्तों फिल्म में स्टीवन येउन, हॉन ये री, अलान किम, नोएल काते चो, यून यूह जुंग और वेल पैटन जैसे सितारों ने अभिनय किया है। ली आइजेक चुंग ने इसका निर्देशन किया है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें और भी सारे अवार्ड हैं, एक एक करके चर्चा करेंगे। दोस्तों खेल समाचारों में मार्कस ट्रेस्कोथिक, इंग्लैंड्स बैटिंग कोच जॉन लेविस एंड जीतन पटेल एज बॉलिंग एंड स्पिन बॉलिंग कोच। तो दोस्तों इंग्लैंड लगातार 2 टेस्ट मैचों में हार के बाद अब परिवर्तन की बात की जा रही है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक को राष्ट्रीय टीम का नया बल्लेबाज कोच बनाया है, जबकि जॉन लुइस और न्यूजीलैंड के जीतन पटेल को स्थायी आधार पर गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी का
कोच बनाया गया है। तो इस समय इंग्लैंड के मुख्य कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड, जो कि ग्राहम थोर्प और पॉल कॉलिंगवुड सहायक कोच हैं। ऐसे में ट्रेस्कोथिक, लेविस और पटेल भी इंग्लैंड के पूर्णकालिक कोचिंग स्टाफ में शामिल हो जाएंगे। और पूर्व कीवी स्पिनर जीतन और लेविस इस समय भारत दौरे पर इंग्लैंड की टीम के साथ मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ ट्रेस्कोथिक मार्च के मध्य में टीम के साथ जुड़ेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं वरुण मालविका विन युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल। दोस्तों युगांडा देश सुना होगा, इसकी राजधानी कंपाला है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ियों वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ ने कंपाला में 2021 युगांडा अंतरराष्ट्रीय में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीत लिया है। दोस्तों वरुण ने पुरुष एकल फाइनल में 7वें वरीयता प्राप्त शंकर मुथुस्वामी को 21-18, 16-21, 21-17 से हराया, जबकि दूसरी वरीयता प्राप्त मालविका ने महिला एकल फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अपने हमवतन अनुपमा उपाध्याय को 17-21, 25-23, 21-10 से शिकस्त दी। तो दुनिया के दूसरे नंबर के जूनियर खिलाड़ी वरुण ने इसी साल अपना छठा खिताब जीता था। तो इस तरह से शंकर और मालविका को इस 4 दिवसीय टूर्नामेंट में रजत पदक मिले, जिसमें भारत, जर्मनी और अफ्रीका देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में आज हम चर्चा करेंगे गुजरात की। दोस्तों गुजरात बहुत ही सुंदर और बहुत ही विकसित राज्यों में से एक है। गुजरात को या कह सकते हैं कि महापुरुषों की धरती कहा जाता है। देश के पश्चिमी भाग का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। विशाल अरब सागर इसकी भौगोलिक सीमा है, यानी पश्चिम में पाकिस्तान का सिंध प्रांत है तो उत्तर में राजस्थान है। थोड़ा सा मानचित्र देख लेते हैं, ये तो फैक्ट है, इसे हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में राजस्थान है, यह गल्फ ऑफ कच्छ है और यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। दोस्तों यहां पर 4 प्रमुख नदियां गिरती हैं। वह कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी। क्रम से पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले साबरमती नदी, याद रखना। साबरमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ की पहाड़ी से होता है और ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अहमदाबाद जो कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, अहमदाबाद इसी के किनारे बसा है और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है दोस्तों। और फिर उसके बाद माही नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान होते हुए फिर वापस आती है और यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों एमपी के अमरकंटक से नर्मदा नदी आती है और नर्मदा नदी भी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और इसके बाद ताप्ती नदी है, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और ताप्ती जो है सतपुड़ा श्रेणी और अजंता श्रेणी के मध्य बहती है। तो ये ताप्ती भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है और जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सूरत शहर सुना होगा दोस्तों, इंडियन डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो यहीं पर अवस्थित, यानी इसी ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है कौन? सूरत शहर। यहां पर देखिए सूरत दिख रहा होगा। तो सूरत सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर। तो इस तरह से आपने देखा नर्मदा ताप्ती, तो क्रम से साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये क्रम से सब खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। दोस्तों यह कच्छ की खाड़ी है। यहाँ पर मानचित्र में अपने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या कोई भी देखेंगे तो 3 यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड हैं, पंचम, खादिर, बेला, याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से राजस्थान मैंने बताया, महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, दादर नगर दमन, ये देख रहे हैं दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली, अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और पूर्व में मध्य प्रदेश स्पर्श कर ही रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुजरात इन सब के बीच अद्भुत लैंडस्केप के कारण अनूठा लगता है। और गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है
और यह जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर फैक्ट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। इसके सबसे ऊपर वाले भाग में गांधीनगर राजधानी है, अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है, 6 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, 308 इसका जनसंख्या घनत्व है, क्षेत्रफल इसका 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजराती लैंग्वेज है दोस्तों। और इसका गठन 1960 में, याद हो तो मराठा लोग महाराष्ट्र, गुजराती लोग गुजरात। और आचार्य देवव्रत राज्यपाल, विजय रूपाणी भाजपा के हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री, एक सदनी व्यवस्था यूनिकैमरल है, 182 विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 26 सीटें हैं। साक्षरता दर 76.64, यानी जो औसत साक्षरता दर कितनी है 73%, उससे ज्यादा है। और यहां पर लिंगानुपात 918/1000 है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड एज जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ यहीं पर है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वंशधार राष्ट्रीय उद्यान, सब यहीं पर है दोस्तों, याद रखना। और पड़ोसी राज्य हमने बता ही दिया। राजकीय पशु एशियाटिक लॉयन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है यहाँ का पक्षी, और राजकीय वृक्ष आम है, राजकीय फूल मैरी गोल्ड है दोस्तों, तो यह ध्यान रखेंगे। अब मानचित्र में और भी सारी चीजें हैं इसमें, जैसे कि हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि जैसे 1960 में अलग राज्य, यहाँ की नदियां जो है साबरमती, माही, नर्मदा, दमन, गंगा, ये सब नदियां बहती हैं दोस्तों। और यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, और अंडमान निकोबार को मिला दिया जाए तो दूसरे स्थान पर आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे लंबी तटीय सीमा में नंबर 1 पे गुजरात है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यह जो है इसमें छोटे छोटे पहाड़ों से बनी है सौराष्ट्र, जैसे काठियावाड़ पेनिनसुला सुना होगा, और यहाँ पर इसकी सीमा जैसे पालनपुर से लेकर मजनू का टीला तक, यानी अरावली जो है यहाँ पर भी है, ये ध्यान रखिएगा, पालनपुर से ही शुरू हो जाता है। तो इसके उत्तर और पूर्वी भाग की सीमा अरावली, सतपुड़ा, विंध्य और सह्याद्री पर्वतों से घिरी है। तो इस तरह से राज्य का एक बड़ा हिस्सा गिर, डांग और पंचमहल जैसे जंगलों से ढका है, और इसे गुजरात को पश्चिम का जेवर भी कहा जाता है। यहाँ कई संग्रहालय हैं, अभ्यारण्य हैं, यहाँ का गरबा नृत्य सुना होगा, बहुत ही चर्चित है, यानी वर्ल्ड लेवल पे इसका नाम आता है। एशिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, अमूल सहकारी दूध संघ, याद हो तो आप लोगों ने सुना होगा। अब अंकलेश्वर, खंभात का प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन के लिए लूनेज, ये सब महत्वपूर्ण। जामनगर रिफाइनरी जो विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसी तरह से जहाज तोड़ने का विश्व का सबसे बड़ा यार्ड भावनगर में है। और दोस्तों अलंग पोर्ट भी यहाँ पर है, तोड़ने का काम किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मैंने बताया जामनगर, जो कि किसकी है, रिलायंस पेट्रो, यानी रिलायंस की है ये जामनगर रिफाइनरी, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ की गुजराती भाषा है। इसके अलावा भी यहाँ 11 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों, जैसे गुजरात मानक गुजराती, काठियावाड़ी, खरवा, खाकरी, गमठी, पारसी बोलियां भी हैं यहाँ पर, जो बहुत मीठी बोली होती है। तो इस तरह से आपने गुजरात के बारे में जाना। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आशा करता हूं कि आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। आज उत्तर देने वालों में है मोहम्मद हसन, सुभाष रानी, दीपक शर्मा, दीपेश शर्मा, स्टडी प्लस, व्रज देधिया, सीमा गोगिया, सचिन वशिष्ठ, सुब्रतो राय चौधरी, प्रीति कुमारी, सुधीर कुमार, मुस्कान हारून शेख, विश्वजीत कुशवाहा, सुकेश कुमार चौरसिया, ऋचा कुमारी, विक्की, संजय नेगी, कृष्णा चिंता और रोशन कुमार, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे। आज पहला प्रश्न है, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉब कंट्रोल व्हीकल तैयार किया है जो सुरक्षा बलों के लिए मजबूत कवच का काम करेगा? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, या आईआईटी रुड़की, या आईआईटी मद्रास, या डीआरडीओ ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय मैरीटाइम इंडिया समिट शिखर सम्मेलन के लिए साझीदार देश कौन है? जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क या पुर्तगाल?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ सीरिया, यानी कौन सा देश है जो सीरिया की सीमा को स्पर्श नहीं करता? लेबनान, टर्की, ईरान, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैमन आइलैंड आर लोकेटेड इन विच सी, यानी केमन द्वीप किस सागर में स्थित है? अरब सागर, भूमध्य सागर, कैरेबियन सागर, तस्मान सागर। नेक्स्ट है वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? यानी सीनियर डिप्लोमेट मनप्रीत बोहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? पीआईबी का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जयदीप भटनागर, के एस धतवालिया, प्रदीप कुमार या रंजीत सिन्हा। एंड सातवां प्रश्न है जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा कानून बनाया गया था? 86, 91, 99 या 101? इन चारों संविधान संशोधन के बारे में भी बताइएगा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 किस फिल्म को मिला है? नेमाडलैंड, मिनारी, ए सेपरेशन या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वरुण कपूर और मालविका बंसोड़ किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या शतरंज। और अंतिम प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।